लास्ट टाइम पढ़ा था वो सबने पढ़ा एक दफा, कार्डियोमायोपैथीज पढ़ी थी यार। अच्छा, एक क्वेश्चन था, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्यों नहीं हम ये डायूरेटिक्स क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं? देखें, वो डायूरेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसलिए होती हैं क्योंकि देखें, जो हुक्म वाला पेशेंट होता है ना, HOCOM वाला पेशेंट होता है ना, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। फॉर एग्जांपल, ये हार्ट पड़ा ना ऐसे, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ऐसे हार्ट का साइज बढ़ता जा रहा, आयोटिक वाल्व को तंग करता जा रहा साथ साथ ना। तो देखें, इसके अंदर फ्लूइड पहले ही कम आ रहा है, ठीक है। हार्ट से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में वैसे ही ब्लड कम आ रहा है। अगर आप उसको डायूरेटिक्स दे दोगे तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, और फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएगा। जब उतना ही फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएगा तो पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन भी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। पेशेंट को AKI भी हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसीलिए हम डायूरेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। हम हुक्म जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है ना, उसके अंदर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी ऐसा कुछ स्टेनोसिस नहीं, साइज बड़ा है सिर्फ ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर दे सकते हैं एज कम्पेयर टू हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव में पता क्या होता था, ये जो इसका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था ये वाला, ये ऐसे, ये साइज में बढ़ता 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 इसकी हाइपरट्रॉफी होती है, ये नीचे जो वेल्व है उनको तंग करना शुरू कर देता था। इसीलिए हम HOCM वाला ना, जो ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसके अंदर डायूरेटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये एक से दो क्वेश्चन थे। दूसरा एक क्वेश्चन था शिराज का कि क्रोनिक इसके अंदर स्टेबल एंजाइना के अंदर हम बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं? चिराज क्यों देते हैं क्रोनिक के अंदर? चिराज, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं हम क्रोनिक स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर? हर काम के लिए, हार्ट रेट कम के लिए, अच्छा। हाँ जी, हार्ट रेट कम करने के लिए ना बीटा ब्लॉकर क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, हमने क्या करना होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन डिमांड को कम करना होता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो अगर हम उसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देंगे तो पीछे से अगर 70% स्टीनोसिस भी है ना, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। इसीलिए हम क्रोनिक स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन शिराज का था कि हम एस्पिरिन क्यों देंगे, ठीक है। हम एस्पिरिन क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में क्यों देंगे? आपने तो कहा था कि जी ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करके क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा सकता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, एज कम्पेयर टू प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 पे ज्यादा होता है, ठीक है। एफिकेसी इसकी ज्यादा थ्रोम्बोक्सिन A2 पे होती है। एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी ब्लॉक करता था। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता था आगे से आपकी, हाँ जी, क्या इसका फंक्शन था? थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है? प्लेटलेट कलेक्शन करता है, एग्रीगेशन करता है। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, एस्पिरिन देंगे। वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को तो एटलीस्ट ब्लॉक करेगी ना। जब इसको ब्लॉक करेगी, साथ हम इसके वेजोडाइलेटर भी कोई ना कोई दे सकते हैं, ताकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो, अंजाइना ना हो सके। बिल्कुल। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक देगा, इसीलिए क्रोनिक स्टेबल अंजाइना में जाके हम ये दे सकते हैं। लेकिन क्रोनिक स्टेबल अंजाइना तक पेशेंट जाने देते ही नहीं है। हम उसको वैसे ही ठीक कर देते हैं, या एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, या वेजोडाइलेटर ड्रग्स वगैरह प्रेफर कर देते हैं उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। नहीं, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन कौन सी है, कॉम्पनसेटेड कंडीशन है या डी कॉम्पनसेटेड है। अगर तो वो डी कॉम्पनसेटेड है ना, डी डी कॉम्पनसेट का मतलब होता है कि हार्ट कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रेक्टिलिटी कर रहा है। इसीलिए हम उसके अंदर क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। अगर तो वो ऑलरेडी कॉम्पनसेट कर रहा है हमारे साथ, उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी इटसेल्फ उसने कम कर दी है, तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं देंगे उसके अंदर। कंडीशन पे डिपेंड करता है शराज। ओके। अच्छा यार, आज हम डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन। किसी को हाइपरटेंशन का पेज नंबर पता है? 41। ओके। हाँ जी, ये देखो जी, हाइपरटेंशन। अच्छा, जो लास्ट टाइम वो पढ़ा था, बूट, हम नहीं, वो बेसिक्स में शायद मैंने मेरे ख्याल में पढ़ा था, बूट शेप हार्ट वगैरह ना। हाँ, वो बेसिक्स में पढ़ा था, ठीक है। ओके। आपने पीछे से सारे रिवाइज किया हुआ है? प्रिंसिपेंटल एंजाइना की क्या फाइंडिंग होती है अफसा? ECG पे क्या देखते हैं? वेरी गुड जबीला। ST एलिवेशन देखते होते हैं, ठीक है जी।
कार्डिक नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसका ये पॉजिटिव हो, एसटी डिप्रेशन हो, और उसके कार्डिक एंजाइम पॉजिटिव हो, तो फिर इस पेशेंट को क्या है, कौन सा है भाई आपसा? नॉन स्टेमी, वेरी गुड जब लग रहा है, वेरी गुड जी, नॉन स्टेमी। बस ऐसे ही एमसीक्यूज पूछते होते हैं। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? किसी को पता नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से लेके 180 तक। अगर 120 क्या होता है हमारा, सिस्टोलिक होता है कि डायस्टोलिक होता है? सिस्टोलिक। और जो 80 होता है वो क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक कब होता है? जब हार्ट की क्या हो रही हो, फिलिंग हो रही हो, ठीक है। मतलब कि जो प्री लोड होता है ना, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और सिस्टोलिक वो होता है जब हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है और जो फ्लूइड बाहर जाए ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब हाइपरटेंशन को ना आगे दो क्लासेस में उसने क्लासिफाई किया है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर पता क्या होता है, देखें, प्राइमरी ऑलवेज ड्यू टू द आइडियोपैथिक रीजन। अब आइडियोपैथिक क्या होता है? अननोन रीजन, हमें पता ही नहीं इसकी रीजन क्या है प्राइमरी हाइपरटेंशन की, ठीक है। नंबर वन, 80%, 82 जो 90% होता है ना, ये अननोन होता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन करवा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कोकेन करवा सकती है, स्मोकिंग करवा सकती है, डायबिटीज करवा सकती है, और अथीरोस्क्लेरोसिस भी करवा सकती है, ठीक है। ये समहाउ इसके क्या है, रिस्क फैक्टर हैं जो क्या करवा सकते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन करवा सकते हैं। अगर तो आपसे पूछा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आइडियोपैथिक होगा। अगर आपसे वैसे ओवरऑल पूछा जाए ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं, तो आपने बताना है जी, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, या कोई ओबेसिटी का पेशेंट है, उसके अंदर हो सकता है, या अमेरिकन जो होते हैं ना, अफ्रीकन अमेरिकन, उनके अंदर भी देखा गया, ये जो काले होते हैं, ठीक है, इनके जेनेटिक इश्यू होते हैं, इसीलिए इनके अंदर भी क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकती है जी। हाई सॉल्ट डाइट होती है, आपको पता है सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट अपने साथ किसको अट्रैक्ट करता है बच्चों? वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो जब वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा सोडियम, तो क्या पेशेंट के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा नहीं? हाइपरटेंशन नहीं हो सकती उसके अंदर? हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, इंपॉर्टेंट कॉजेज है जो आपने याद रखना है किसके, प्राइमरी हाइपरटेंशन के। फिर बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो इसमें पढ़ने वाला नाम सिर्फ सेकेंडरी है, प्राइमरी में तो ऑलवेज ड्यू टू द आइडियोपैथिक रीजन, बस यही पूछते हैं। अब प्राइम इसकी सेकेंडरी की ना डिफरेंट कॉजेज है। इसको फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करता हूँ, एक मिनट। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, जरा टाइम से नहीं आ गया। देखें, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, हाँ जी, किसी को पता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन मेल, अगर क्वेश्चन ये आए तो आपने क्या बताना है? रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, वेरी गुड शिराज, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन फीमेल पूछा जाए, तो फिर इसकी क्या रीजन होगी, क्या कॉज होगी? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, वेरी गुड, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। अब फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया क्या होता है, किसी को पता है? यह सिर्फ नाम ही पता था। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया क्या होता है? जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल होते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल इसका क्या हो जाए, डिस्प्लेजिया हो जाए। डिस्प्लेजिया क्या होता है कि एक सेल के जो नॉर्मल रेमिनेंट है वो किसी और कंडीशन में चेंज हो जाए, ये प्री कैंसर स्टेज होती है हमारी डिस्प्लेजिया। कहाँ पढ़ा था ये हमने बच्चों? पहले चैप्टर में बेसिक्स पैथोलॉजी में ये बात पढ़ी थी कि डिस्प्लेजिया क्या होता है, प्री कैंसर स्टेज इसको हम बोलते हैं ना। तो जो स्मूथ मसल है इसके अंदर क्या हो जाए बच्चों, डिस्प्लेजिया हो जाए। तो डिस्प्लेजिया होने की वजह से इसके सेल चेंज हो जाएंगे। जब इसके सेल चेंज हो जाएंगे ब्लड वेसल के, स्पेसिफिकली रेनल आर्टरी के, ये क्या करेंगे, रेनल आर्टरी को तंग करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करवा देंगे, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस करवा देंगे, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं, हर जगह पढ़ ली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है रेनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी रेनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई ना, किडनी की आर्टरी की स्टेनोसिस हुई, उसकी वजह से बीपी बढ़ गया, कैसे? कोई बताएगा कैसे बढ़ गया? रीजन क्या है इसकी? हाँ, रेनन रिलीज होगा, वेरी गुड तहसीन। रेनन जब भी देखें, बात सुने, जब भी आपका रेनल प्लाज्मा फ्लो, मतलब कि आपका जो किडनी की तरफ ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाए, कम हो जाए,
तो हमारे किडनी के जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं ना, किडनी पे जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एक चीज रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन। अब रेनिन क्या है? एक हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? आपके लीवर से एंजियोटेंसिनोजिन को आगे एंजियोटेंसिन 1 के अंदर चेंज करता है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1 आपके एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये किधर हो रहा होता है? एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर किस जगह पे चेंज हो रहा होता है? हाँ जी, लंग्स के अंदर का होता है। कौन करवाता है? एंडोथीलियल सेल। वेरी गुड शिराज। एंडोथीलियल सेल करवा रहे होते हैं, और करवाता कौन है? कौन सा एंजाइम करवाता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करवा रहा होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से लिख लिए। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर अब एंजियोटेंसिन 2 का लेवल क्या कर गया? बढ़ गया। तो अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 जाके सबसे पहले आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बीटा 1 रिसेप्टर को ज्यादा से ज्यादा मैसेज मिलेगा। जब बीटा रिसेप्टर को ज्यादा से ज्यादा मैसेज मिलेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर दूसरा, आपने याद रखना है एंजियोटेंसिनोजिन 2 जो होता है ये मतलब आपके एडीएच को भी समहाउ एक्टिवेट कर रहा होता है। जब ये आपके एडीएच को एक्टिवेट करेगा, स्पेसिफिकली आपके V1 रिसेप्टर को, एडीएच के भी, जब ये V1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, अब आपको पता है जो एडीएच के V1 रिसेप्टर होते हैं वो किधर होते हैं? एडीएच के V1 रिसेप्टर किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल पे होते हैं, ठीक है। और V1 क्या करवा रहे होते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये V1 क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा ब्लड वेसल्स की, तो क्या करेगा? ये एट द एंड की जो ब्लड यहाँ से गुजरा था उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा। जब ये प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रीलोड इंक्रीज कर देगा, जो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा था डायस्टोलिक, जो मैंने आपको बताया था। तो क्या इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है ऐसे? बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गई है? बाकी को भी आ गई है? ये वाला पॉइंट समझ आ गई? ओके। एंजियोटेंसिन क्या करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया, बीटा रिसेप्टर को इसने एक्टिवेट कर दिया, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा की, एडीएच के लेवल को इंक्रीज कर दिया, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा दी। एट द एंड इसने क्या करवाना होता है? ब्लड प्रेशर को क्या करना है बच्चों? इंक्रीज करवाना होता है। बस इसका इतना आपने याद रखना है। क्यों? जब क्यों ये करवा क्यों रहा है? आपका रेनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी क्या सारी पैथोफिजियोलॉजी, किस तरह आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी सेकेंडरी में डिजीजेज हैं जो क्या करती हैं? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने एंडोक्राइन में पढ़ा होगा फियोक्रोमोसाइटोमा। अब मुझे कोई बताया फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? क्रोमाफिन सेल के अंदर क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। जब क्रोमाफिन सेल के अंदर ट्यूमर होगा, क्रोमाफिन सेल प्रेजेंट किधर होते हैं? क्रोमाफिन सेल होते किस जगह पे हैं? हमारे एड्रीनल मेडुला में होते हैं, ठीक है। तो ये एड्रीनल मेडुला का क्या है? ट्यूमर है। क्रोमाफिन सेल इसमें क्या होगा? उसका हाइपरप्लेजिया और ये सो हाइपरट्रॉफी दोनों हो जाएगी, ठीक है। अब आपके एड्रीनल मेडुला से दो चीजें निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन निकलती हैं। दोनों का काम क्या होता है एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन का? आपके वेसल्स पे क्या करना? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना, और आपके बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके क्या करना? हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देना। तो क्या ये एट द एंड जाके ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करवा रहे? प्री लोड भी इंक्रीज कर गया, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर गया। तो फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन। अच्छा, अब फियोक्रोमोसाइटोमा को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा? ऐसे कौन से हम टेस्ट करवाएंगे? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है? किसी को पता फियोक्रोमोसाइटोमा की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? विनाइल मेंडेलिक एसिड। वेरी गुड। विनाइल मेंडेलिक एसिड अगर तो पूछा जाए ना यूरिन में, तो आपने बताना विनाइल मेंडेलिक एसिड का लेवल चेक करवाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए आपके ब्लड सीरम में किसका लेवल इंक्रीज करेगा, तो आपने बताना मेटानेफ्रीन का करेगा, ठीक है। दोनों ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस से डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन करता है, यूरिन मेंशन करता है या ब्लड मेंशन करता है, ठीक है। साथ हम किडनी के अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं ट्यूमर तो नहीं है, क्या साइज तो नहीं इंक्रीज क्या हुआ, ये सारी बात की इन्वेस्टिगेशन है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें यही थी, ये दो आप याद रखें। उसके बाद मुझे ये बताएं, एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या कौन सिंड्रोम करवा सकता है आपकी हाइपरटेंशन?
कौन सिंड्रोम या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कैसे करवाएगा, अगर करवा सकता है तो। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट कॉज आपने याद रखनी है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है। जब आपका एल्डोस्टेरोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा होगा, मुझे आप ये बताएं एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है। सोडियम की क्या करवाता है ये, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और पोटाशियम की क्या करवाता है, एक्सक्रीशन। अब आपको पता है सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या इसके साथ वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में? तो जितना वाटर बॉडी में रीअब्जॉर्ब होगा, तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकती है, फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है। हाँ जी, हो सकती है इसके अंदर हाइपरटेंशन। ओके जी, अगर हो सकती है। अच्छा, और देखें, हमारे पास एक कॉज है लिडल सिंड्रोम। किसी को पता लिडल सिंड्रोम क्या होता है? कहीं नाम सुना हो लिडल सिंड्रोम? लिडल सिंड्रोम, जी लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम में बच्चों आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि लिडल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहले ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। इसके अंदर पता क्या हो रहा था आपका, जो सोडियम चैनल की डिग्रेडेशन होनी चाहिए ना, मतलब कि जो हमारे काम के सोडियम चैनल नहीं है उसको खत्म हो जाना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि उनकी डेथ हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है। लेकिन अगर किसी ऑटोसोमल डोमिनेंट या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उस सोडियम सेल्स की डिग्रेडेशन ना हो। अब देखिए इस पेशेंट के अंदर क्या हुआ, सोडियम सेल की डिग्रेडेशन नहीं हुई। जब सोडियम सेल की डिग्रेडेशन नहीं हुई, तो सोडियम का क्या फंक्शन था? सोडियम आपकी बॉडी में क्या करता है, सॉल्ट और वाटर की क्या करवाता है, सॉरी वाटर की क्या कराता है, रिटेंशन करवाता है। तो जब ये वाटर की रिटेंशन करवाएगा, फ्लूइड ओवरलोड नहीं करेगा बॉडी में। तो जब फ्लूइड ओवरलोड करेगा, क्या ये हाइपरटेंशन करवा सकता है? हाइपरटेंशन करवा सकता है ये वाला लिडल सिंड्रोम वाला पेशेंट? करवा सकता है। अच्छा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है लिडल सिंड्रोम के अंदर? इसके अंदर क्या पूछेगा, एग्जामिनर मेंशन करेगा चिल्ड्रन, दूसरा मेंशन करेगा ऑटोसोमल डोमिनेंट क्वेश्चन के अंदर, तीसरी वो चीज मेंशन करेगा हाइपरटेंशन मेंशन करेगा, चौथी चीज इसके अंदर पता वो क्या मेंशन करेगा कि इस पेशेंट के अंदर बच्चों रेनिन का लेवल भी कम है और एल्डोस्टेरोन का लेवल भी कम है। इन दोनों कम होने के बावजूद भी हाइपरटेंशन हो रही है, तो क्या इश्यू है? तो आपने बताना लिडल सिंड्रोम। ठीक है, अब समझ में आ गई इसकी डिफरेंशियल पॉइंट के, इस पेशेंट के अंदर लिडल सिंड्रोम क्या होता है। लिडर वाला मैकेनिज्म रिपीट कर दें। अच्छा, देखो, लिडल सिंड्रोम पता क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे सोडियम सेल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये किडनी की ट्यूब्यूल्स थी, यहाँ पे ना ऐसे हमारे पास सोडियम सेल पड़े हुए थे। इन सोडियम सेल की ना अब हमारे ये काम के नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, इनकी डिग्रेडेशन कर देती है, इनको खत्म कर देती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट कोई कॉज है, उसकी वजह से बॉडी ने क्या किया कि उसको खत्म नहीं किया, कि ठीक है कोई ना कोई म्यूटेशन है, इन सोडियम सेल्स को उसने खत्म नहीं किया, ये सोडियम सेल फिर भी अपना काम कर रहे हैं। हमें 10 चाहिए थे, हमारे पास 15 पड़े हुए हैं यहाँ पे, और 15 के 15 काम कर रहे हैं। तो जब 15 के 15 काम करेंगे, तो क्या ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं करवाएंगे, वाटर रिटेन नहीं करवाएंगे? डेफिनेटली वाटर को रिटेन उतना ज्यादा करवाएंगे, जितना वाटर को रिटेन कराएंगे, हाइपरटेंशन नहीं करवा देंगे। इसका क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बताता है, चिल्ड्रन मेंशन करता है, साथ लिखता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, साथ लिखेगा हाइपरटेंशन उस पेशेंट के अंदर, साथ लिखेगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है इस पेशेंट के अंदर। आपको पता है अगर सोडियम रिटेन हो रहा है, पोटाशियम और ये हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएंगे, यूरिन से बाहर जाएंगे। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस प्लस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेनिन भी कम होगा इसके अंदर और एल्डोस्टेरोन भी कम होगा, उसके बावजूद भी हाइपरटेंशन हो रही है। तो आपने आंखें बंद करके इसका आंसर क्या लगाना है, लिटल सिंड्रोम लगाना है। समझ आ गई? लिडल सिंड्रोम वाली बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये पहले वाला क्वेश्चन पूछा, ओके जी। क्या क्या डिस्कस कर लिया, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म करवा सकता है, और क्या करवा सकता है हमारा, फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, और किसके अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, लिडल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकती है, और किस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है। आप मुझे ये बताएं, क्या कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है? कहीं पढ़ा होगा कभी कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है? रेनल सिनोसिस तो हो रही है, कैसे हो रही है, देखें।
कुशिंग सिंड्रोम में सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज देखते हैं, ऐसे ही है ना। तो देखें जब कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करेगा, इसकी मैंने एक वीडियो छोटा सा शॉर्ट्स बना के ना अभी उस पे यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। जब कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करता है, ये पता क्या करता है, देखें ये जो हमारी ब्लड वेसल है ना, ऐसे इस पे फिर क्या पड़े होते हैं, ऐसे करके स्मूथ मसल पड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे स्मूथ मसल पड़े होते हैं हमारे पास, और स्मूथ मसल पे हमारे पास कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 भी होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अल्फा 1 पड़े होते हैं। तो जब भी कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करता है बच्चों, ये जाके स्टिमुलेट करता है, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज किया, तो इसने पता क्या करना होता है, इसने सबसे पहले सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है। तो जब ये सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, अब आपको पता है सिंपथेटिक एक्टिवेट हुआ तो नॉर एपिनेफ्रीन और क्या एपिनेफ्रीन ज्यादा से ज्यादा रिलीज नहीं होंगे, नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होंगे। तो जब बच्चों ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज होंगे, जो यहाँ पे जो अल्फा 1 रिसेप्टर पड़े हैं, क्या ये इनको स्टिमुलेट नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जब इनको ये स्टिमुलेट करेंगे, तो ये क्या करवाएंगे, वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा रहे, तो जब ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो क्या प्री लोड इस पेशेंट के अंदर नहीं बढ़ेगा। जब प्री लोड बढ़ेगा, तो जब देखा हार्ट ने मेरी तरफ ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो मुझे पंप भी उतना करना चाहिए। तो आप इसके अंदर वो क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ये डायस्टोलिक था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरह इसके अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर कोई पूछे कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर कैसे हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है, ओके जी। अगर यहाँ तक क्लियर है, इसको एक दफा बुक से देख लें, उसने अगर कोई और एक दो कॉजेज मेंशन किए हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, कॉन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, कोआक्टेशन ऑफ अयोटा और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकती है। देखें, अब कोआक्टेशन ऑफ अयोटा वाले पेशेंट के अंदर किस तरह हो सकती है, सबसे पहले आपने बताना है कि ये किसके अंदर होती है, बच्चों के अंदर होती है ये भी। इसके अंदर ना हम क्या स्पेसिफिकली एक फाइंडिंग देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो फिमोरल डिले देखते हैं। अब रेडियो फिमोरल डिले में पता क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या आई, ऐसे आती है असेंडिंग अयोटा, ये आती है डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। यहाँ पे पता क्या होता है, जो डिस्टली आपकी अयोटा होती है ना, उसकी क्या हो जाती है बच्चों, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो जो ऊपर वाली होती है, यहाँ पे अयोटिक आर्च से पीछे पीछे, यहाँ से आपकी कैरोटिड आर्टरीज निकल रही होती हैं, ये इंटरकोस्टल आर्टरीज निकल रही होती हैं ऐसे ऐसे करके, और अपर लिम्ब की आर्टरीज निकल रही होती हैं। तो जो बच्चों जब डिस्टली की यहाँ पे वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ऐसे तंग हो गया, तो इसने ब्लड किधर देना था, हमारा लोअर लिम्ब पे नहीं देना था, नीचे वाली साइड पे, अपर लिम्ब को तो मिल रहा है, इसने लोअर लिम्ब को देना था। इसीलिए इसके अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, रेडियो फिमोरल डिले। आपके जो अपर लिम्ब था उसको ब्लड सप्लाई तो बिल्कुल ठीक मिल रही है, आपकी जो ब्रेन था उसको ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक मिल रही है, लेकिन जो आपका लोअर लिम्ब है उसको ब्लड सप्लाई ठीक नहीं मिल रही, उसको ब्लड कम जा रहा है। इसीलिए अपर लिम्ब में हम क्या देखेंगे, हाइपरटेंशन देखेंगे, और जो लोअर लिम्ब में देखेंगे वो क्या देखेंगे बच्चों, हाइपोटेंशन देखेंगे। इसीलिए जो रेडियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी, इनमें क्या देखेंगे हम, डिले देखेंगे। स्पेसिफिकली इसकी इसको हमने इसलिए कहा है रेडियो फिमोरल डिले। समझ आ गई ये वाला पॉइंट। यार देखो, एक मिनट, जगह ही खत्म हो गई। ये देखें, ये ऐसे ऊपर गया, असेंडिंग अयोटा जाता है आपका, ऐसे नीचे आता है डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। यही होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास आर्च ऑफ अयोटा प्रेजेंट होती है। अब देखें इसके अंदर पता क्या होता है, जो डिस्टल हमारे पास होता है ना अयोटा, ये वाला पार्ट, इस पे हमारी हो जाती है वैजो कंस्ट्रिक्शन कंजेनाइटली। जब यहाँ पे वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, यहाँ से हमारी अपर लिम्स की आर्टरीज निकल रही होती हैं, ये देखो अपर लिम्ब को जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो यहाँ से आर्च ऑफ अयोटा से आ रही होती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो आपने पढ़ी होंगी एनाटॉमी के अंदर, और जो ऊपर जा रही होती है वो कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरीज होती हैं। अब देखिए हार्ट यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था, हार्ट ने इसको ऐसे ब्लड दिया असेंडिंग अयोटा को, असेंडिंग अयोटा को तो ब्लड बिल्कुल ठीक मिल गया, ऐसे ब्लड ऊपर जाता 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 ये अपर लिम्ब के अंदर गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो रिब्स पे इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, यहाँ वो ऐसे पड़ी होती हैं, इंटरकोस्टल आर्टरीज के अंदर ब्लड गया, ऊपर ब्रेन की तरफ ब्लड गया कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। आर्च ऑफ अयोटा को इस तरह क्रॉस किया,
ये लेफ्ट साइड आ गई आपकी अपर लिम्ब की, इसको ब्लड दिया उसने। लेकिन जब ये डिस्टली को क्रॉस करने लगता है ना, तो बच्चों यहाँ पे क्या होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब ब्लड ने ऐसे यहाँ से तंग होकर थोड़ा थोड़ा गुजरना होता है। अपर लिम्ब को तो ब्लड बिल्कुल ठीक मिल रहा है, लेकिन जो लोअर लिम्ब है उसको ठीक नहीं मिल रहा। ऊपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब ऊपर ब्लड ज्यादा हो गया, नीचे कम हो गया। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, अपर लिम्ब में हाइपरटेंशन देखेंगे। जो लोअर लिम्ब होगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, हाइपोटेंशन देखेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन इसके अंदर और हाइपोटेंशन इसके अंदर हम देखेंगे। समझ आ गई ये वाला पॉइंट? ठीक है, इसको हम स्पेसिफिकली मेडिकल टर्म में क्या लिखते हैं, रेडियो फिमोरल डिले देखते हैं। अब आपको पता है फिमोरल किधर होती है, लोअर लिम्ब में ही होती है ना। तो वो आर्टरी में ब्लड लेट जाएगा, जो रेडियल आर्टरी होती है वो अपर लिम्ब की होती है, उसमें ब्लड बिल्कुल ठीक जा रहा है। इन दोनों को हम क्या देखेंगे, डिले देखेंगे ब्लड में जाते हुए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेडियो फिमोरल डिले देखते हैं, बोलते हैं इसको। अब समझ में आ गई है? ओके जी, अगर समझ में आ गई है। अच्छा यार, अब इसको एक दफा बुक से रीड आउट कर लेते हैं, उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाइपरटेंशन, या इसको एक दफा इसकी वो इन्वेस्टिगेशन में करवा के फिर इसको एक दफा क्लोज ही करते हैं इस टॉपिक को। हाइपरटेंशन विद नो आइडेंटिफाइबल कॉज रिप्रेजेंट 95% ऑफ द केस ऑफ द हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर क्या, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, वो ये आइडियोपैथिक, हाई सोडियम डाइट, स्मोकिंग, ओबेसिटी, अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर हो सकता है और एडवांस एज में जाके भी हो सकता है। हाइपरटेंशन इज यूजली एसिम्प्टोमेटिक अंटिल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो। जिस पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अब आपको पता है एक एक पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए हाइपरटेंशन है, वो उसको कोई ना कोई ऑर्गन भी तो डैमेज कर सकती है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर क्या हो सकता है, एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है। और मेडिकली इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन इमरजेंसी बोल रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है उसके अंदर, डिमेंशिया हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, कैटरैक्ट भी हो सकता है, आई भी डैमेज हो सकती है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है। हार्ट की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। आपको पता है जितना ब्लड ज्यादा आएगा उतना लेफ्ट वेंट्रिकुलर को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएगा। तो आपको पता है, जो हमने किडनी के अंदर पढ़ी थी, क्रोनिक किडनी डिजीज की जो मोस्ट कॉमन कॉज थी वो एक डायबिटीज मेलाइटिस, और दूसरी कौन सी थी, हाइपरटेंशन थी। ठीक है, इसलिए सीकेडी भी करवा सकता है उसके अंदर। रेनल ब्रूट सुनेंगे, मतलब कि एकदम जब उसके अंदर से रेनल आर्टरी से ब्लड जाएगा ना, तो एक आवाज सुनेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेनल ब्रूट बोल रहे होते हैं। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस भी करवा सकती है क्या, आपकी हाइपरटेंशन। अब देखिए उसने क्या है कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। देखें, सबसे पहले हम इस पेशेंट के अंदर क्या करवाएंगे, फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल चेक करवाएंगे। अब आपको पता है फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल क्यों चेक करवाएंगे, जो आपकी ये होती है डायबिटीज पेशेंट होते हैं, इनके अंदर भी मोस्ट कॉमन क्या किसके चांसेस होते हैं, आपके हाइपरटेंशन के होते हैं। याद करो जब मैंने आपको एंडो पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन डायबिटिक पेशेंट के अंदर वो एमआई है। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाता है, ये आपका डायबिटीज भी एट द एंड अथीरोस्क्लेरोसिस ही करवा रहा होता है, प्लाक बना रहा होता है। तो आपको पता है जब ब्लड तंग होके जाएगा उसके अंदर से वेसल्स के अंदर, हार्ट तो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना उसको ब्लड को निकालने के लिए। इसलिए हाइपरटेंशन आपका ग्लूकोज का लेवल हम चेक करवाएंगे, फास्टिंग ग्लूकोज भी करवाएंगे और रैंडम ग्लूकोज भी चेक करवाएंगे। और इस पेशेंट के अंदर हम क्या करवाएंगे, HbA1c का लेवल चेक करवाएंगे। अब HbA1c क्या करती है, पिछले 3 महीने की कंप्लीट हिस्ट्री बताती है किसकी, डायबिटीज की। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका लेवल चेक करवाएंगे। नॉर्मल इसका लेवल होता है आई गेस 6.5 से कम होता है। ठीक है, अगर इसका 6.5 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, सिवियर डायबिटिक इशू चल रहा है, उसकी वजह से इसको क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है। तीसरी बात, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएंगे। अब लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या आएगा, LDL का लेवल चेक करवाएंगे, HDL का लेवल चेक करवाएंगे, ट्राइग्लाइसराइड का लेवल चेक करवाएंगे, और इसके अंदर किसका लेवल चेक करवाएंगे, VLDL का लेवल चेक करवाएंगे, मतलब कि लिपिड्स के लेवल चेक करवाएंगे। अगर तो ये डी रेंज है, इनका लेवल काफी ज्यादा है, ये सारा इसके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इस पेशेंट के अंदर, ये पता क्या करवाता है आपको पता है, जब कोलेस्ट्रोल का लेवल इंक्रीज कर गया तो वेसल्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। यहाँ पे अगर डिपॉजिट हो रहा है तो ब्लड प्रेशर से ज्यादा नहीं जाएगा, जा कम रहा है लेकिन स्पीड से जा रहा है प्रेशर से, तो हार्ट जो आगे पड़ा है उसकी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, उसको मिल कम रहा है। तो जितना भी उसके पास आ रहा है वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ताकि जितना मेरे पास है उसको मैं बाहर निकाल दूं। इस वजह से भी इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लिपिड प्रोफाइल लेवल का भी चेक करवाएंगे, LDL, VLDL, ट्राइग्लाइसराइड और HDL का लेवल भी इसके अंदर चेक करवाएंगे। ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक भी है, ये कल डिस्कस करेंगे। ठीक है,
एंड ऑर्गन डैमेज को देखने के लिए फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर उसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है, हम उसकी ईसीजी करवाएंगे, हम ईसीजी पे देखेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे कि उसकी हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो रही लेफ्ट वेंट्रिकुलर की, और क्या करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे उस पेशेंट के अंदर, प्रोटीन यूरिया देखेंगे। अब आपको पता है एक सीकेडी का पेशेंट है, उसके अंदर क्या हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, क्योंकि उसकी किडनी डैमेज है, हिमाचूरिया हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है वहाँ यूरिन से। इसीलिए प्रोटीन यूरिया और हिमाचूरिया का लेवल, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन का लेवल कंप्लीट इसके अंदर चेक करवाएंगे। ठीक है, वही सारी यहाँ पे बातें लिखी हुई किडनी को असेस करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल किडनी डैमेज हो गई है। ठीक है, और उसने क्या कहा, सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट करने के लिए हम कैल्शियम का लेवल देखेंगे इसके अंदर, और क्या करेंगे, रेनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अब यहाँ पे रेनल अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे, किसी को पता है रेनल अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे इस पेशेंट के अंदर, रेनल अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे, रेनल अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे? रेनल आर्टरी, इसका अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे, है शराज पता है, हफ्सा, जबी, तहसीन, इसका अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे? रेनल आर्टरी स्टेनोसिस देखने के लिए, वेरी गुड। इसीलिए क्या कराएंगे इस पेशेंट के अंदर, क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे कि उसकी आर्टरी की स्टेनोसिस तो नहीं है। मेटानेफ्रिन बता दिया आपको, एल्डोस्टेरोन का लेवल चेक करवाएंगे, इसके बाद यूरेनिन का लेवल चेक करवाएंगे, कोर्टिसोल का लेवल चेक करवाएंगे। ये सारी कॉजेज जब मैंने आपको बताई थी उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, 24 आवर्स का हम बीपी मॉनिटर करेंगे, और उसको एक वाइट चार्ट पे लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि उसकी हाइपरटेंशन की क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर, ट्रीटमेंट अब डिपेंड करता है सबसे पहले, अगर तो ना अब हाइपरटेंशन की ना, एक होती है प्री हाइपरटेंशन कॉज, एक होती है प्री हाइपरटेंशन, एक होती है स्टेज 1 और एक होती है स्टेज 2। ठीक है, आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से और 80 से कम होता है, हर साल आपको चेक करवाना चाहिए, उसने यही बात यहाँ पे लिखी है। लेकिन जो एलिवेटेड होता है जिसको हम प्री हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, इसके अंदर पता क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेके 130 तक और लेस देन 80 मिलीमीटर पर मरकरी कौन सा होता है, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट टू ओकेजन पे ये चल रहा है ब्लड प्रेशर, तो आपने पेशेंट को ये करना है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, अभी किसी टेबलेट पे ना आए, अभी कोई दवाई ना ले। क्यों, क्योंकि मोस्ट लाइकली ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है, या जिसका लिपिड प्रोफाइल डी रेंज या उसके अंदर हो सकता है ये। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को स्टेज 1 हाइपरटेंशन होगी, अब स्टेज 1 के अंदर कितना होता है, 140 क्रॉस कर जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स ना, जो ये मैंने आपको यहाँ पे प्री हाइपरटेंशन बताई है, जो एलिवेटेड वाला पॉइंट है ना, वो लिखती है कि 140 तक प्री हाइपरटेंशन नहीं होता है। लेकिन जो हमारी ये अमेरिकन गाइडलाइन है ये कहती है कि जी 140 तक स्टेज 1 आ जाती है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट है, बस ये याद रखना आपने। ठीक है, अगर तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 तक चला गया, डायस्टोलिक उसका 90 तक चला गया, सबसे पहले अगेन आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले कहना है कि अपनी डाइट अच्छी करे, अपनी एक साथ एक्सरसाइज करे, ये सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे, रनिंग करे, वॉकिंग करे, मतलब कि खाने के बाद लेटे ना, जो जिस चीज में लिपिड ज्यादा होता है, फैट ज्यादा, वो वाली डाइट ना ले। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले करनी है। फिर आपने दोबारा पेशेंट को बुलाना है, 3 से 6 महीने तक उसको असेस करना है दोबारा अगेन उस पेशेंट को। अगर तो उसका फॉर एग्जाम्पल ये इशू आ रहा है 3 से 6 महीने के बाद भी, तो आपने क्या करना है कि इस पेशेंट को किधर अब शिफ्ट कर देना है, उसको क्या कहते हैं, उसको किसी ना किसी मेडिकेशन पे आपने शिफ्ट कर देना। अब कौन कौन सी मेडिकेशन पे उसको शिफ्ट करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। ठीक है, दोबारा आपने उसको 3 से 6 महीने बाद बुलाना। अगर तो उसका ब्लड प्रेशर फिर भी नीचे ना आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसमें एक और ड्रग ऐड कर देनी है, सेकंड ड्रग ऐड कर देनी है। ठीक है, ताकि उसका बीपी क्या कर दे, जरा नीचे आ जाए। ठीक है, हमने ये स्टेज 1 के अंदर करना होता है। लेकिन अगर बात करें स्टेज 2 वाले पेशेंट के अंदर, स्टेज 2 वाले पेशेंट के अंदर आपने याद रखना है कि 140 क्रॉस करके 160 तक ब्लड प्रेशर चला गया आपको, कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 100 क्रॉस कर रहा है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके अंदर सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो साथ करवानी ही करवानी है, वो कंपलसरी है। साथ आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है कि ऐसे ड्रग देने जो आपका किसका लेवल डिक्रीज करे, ब्लड प्रेशर का लेवल डिक्रीज करे। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको एक ड्रग देनी है, एक ड्रग दे के आपने उसको फिर 3 से 6 महीने तक असेस करना है। अगर उसका ब्लड प्रेशर ना आया
नीचे ना आया, 1 महीने बाद आपने फिर चेक किया, तो आपने दोबारा पेशेंट को बुलाना है, दूसरी ड्रग ऐड करनी है। अगर दूसरे से भी फर्क ना पड़े तो आपने तीसरी उसको उसके अंदर ऐड करनी है, ताकि उसका क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए। और हर आपने महीने बाद उसका एक चार्ट उसको कहना है कि बना के लाए, उसके अकॉर्डिंग में चलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो हम हाइपरटेंशन के अंदर दे सकते हैं। देखें, सबसे पहले उसने लिखा है कि हमने जो मोर्टेलिटी डिक्रीज, डेथ रेशियो अगर डिक्रीज करनी हो ना हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर, तो सबसे पहले हम उसमें डायूरेटिक्स दे सकते हैं। अब डायूरेटिक्स क्या करते हैं, आपके फ्लूइड को बाहर फेंक रहे होते, तो आपका जब फ्लूइड बाहर जाएगा तो क्या होगा, तो हाइपरटेंशन जो उसका फ्लूइड ओवरलोड हो रहा था वो ठीक नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब कौन कौन से डायूरेटिक्स होते हैं, किसी को पता है डायूरेटिक्स के नाम? हाँ जी, इसकी क्लासिफिकेशन जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, सो तो नहीं गए। लूप होते हैं और थायराइड होते हैं। लूप में नाम बताओ कौन सा होता है, लूप डायूरेटिक्स में एक नाम बताओ, बड़ा एक ही फेमस चलता है, लेसिक्स के नाम से आता है पाकिस्तान में भी, फ्यूरिसमाइड आता है। ठीक है, फ्यूरिसमाइड याद रखना है। आपने उसको क्या करना है, किसी ना किसी डायूरेटिक्स पे शिफ्ट कर देना, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उसको ओवरऑल देख सकते हैं। अब नोडिपिन होते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा कि ये भी जुबान के नीचे भी रखवाते होते हैं। उसके बाद एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं। अब एसी इनहिबिटर्स क्या करेंगे, जब मैंने आपको रास वाला सिस्टम बताया था कि जो एंजियोटेंसिन 1 को आगे एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करता है ना, तो वो एंजाइम कौन सा होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जितने भी होते हैं एसी इनहिबिटर्स, ये जाके इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, तो एंजियोटेंसिन 1 2 के अंदर चेंज नहीं होगा। इस तरह हाइपरटेंशन कर सकते हैं, treat कर सकते हैं। लिजिनोप्रिल हो सकता है इसमें, कैप्टोप्रिल वगैरह हो सकता है, कि सारे इसमें क्या करें ना आगे। ठीक है। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर, तो मोर्टेलिटी रेशियो कम हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। ये सारे क्या है, हम फर्स्ट लाइन एजेंट प्रेफर करे होते हैं इस पेशेंट के अंदर। अब देखें, जो हमारे पास कोई पेशेंट है वो अफ्रीकन और अमेरिकन नहीं है, तो उसके अंदर जो आपने सबसे पहले जो देना है, प्लस वो डायबिटिक वाला कोई केस हो, तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, वो एसी इनहिबिटर्स होती है, ऑलवेज एसी इनहिबिटर्स, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स। अगर तो एसी इनहिबिटर्स की वजह से उसको कफ हो रही है ना, ड्राई कफ हो रही है बार बार, इसका मतलब ये कि ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज करता है एसी इनहिबिटर्स देने की वजह से, तो इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वेजोडाइलेशन है। मेरे ख्याल में आवाज ही नहीं जा रही। आ रही है, आ रही अच्छा, आवाज आ रही है। क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर डायबिटिक पेशेंट है ना, तो डायबिटीज के अंदर हमें क्या देना होता है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एसी इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो रही होती है। ठीक है, ये ड्रग देनी होती है। इसके अलावा अगर ये ना काम करे तो फिर क्या करना है, थायराइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं उसके अंदर, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। किसके अंदर, जो अमेरिकन, वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। पूछे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन और अमेरिकन पेशेंट नहीं है लेकिन डायबिटिक है, मोस्ट लाइकली जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वैसे इनहिबिटर्स होगी। अगर वो पूछे इससे कफ हो रही तो फिर कौन सी देनी है, तो आपने बताना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देनी है। अगर वो पूछे इससे भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं कर रहा, तो कौन सी दूसरे ड्रग ऐड करेंगे आप इसके अंदर, आपने बताना थायराइड डायूरेटिक्स। अगर वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टेज 2 का पेशेंट है, तो आपने बताना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसके अंदर ऐड कर ले। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गई है? यहाँ तक समझ में आ गई है ये वाले पॉइंट सारे? ओके जी, अगर समझ, बाकी सारे सो रहे हैं कि चले गए हैं? अच्छा,
अगर फॉर एग्जांपल वो लिखे कि अफ्रीकन और अमेरिकन पेशेंट है ना, तो इस पेशेंट के अंदर हम क्या दे सकते हैं? फर्स्ट लाइन तो आपने बताना थायराइड डाययूरेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर इससे फर्क ना पड़े तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर वो के 18 ईयर से ज्यादा एज है प्लस सी के डी वाला पेशेंट है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो ड्रग देंगे वो एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं। अगर उसका ब्लड प्रेशर फिर भी नीचे नहीं आ रहा तो एक ड्रग देंगे, अगर ना आया उससे फिर वही उसने बात लिखी है सेकंड ड्रग देंगे, सेकंड से भी ना आया तो हम ये दोनों कंबाइन करके नहीं देंगे। कौन सी दो ड्रग्स कंबाइन करके नहीं दे सकते? एसी इनहिबिटर्स और आर्ब्स, दोनों का फंक्शन एक ही है, ठीक है, मैकेनिज्म सेम है। एक ने रिसेप्टर ब्लॉक करना है और एक ने क्या करना है? एंजाइम ब्लॉक कर देना। इसकी वजह से सुवियर आपको हाइपोटेंशन भी हो सकती है। इसीलिए क्या करना है कि ये कभी भी इकट्ठी दोनों ड्रग्स नहीं देनी। अगर तो फॉर एग्जांपल उस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन की कॉम्प्लिकेशन आ गई या उसका ऑर्गन डैमेज हो गया, अच्छा यहाँ पे एक बात लिख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का ऑर्गन डैमेज हो गया ना, जब भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाले पेशेंट के अंदर, तो हम तीन ड्रग्स मोस्ट लाइकली देते हैं अगर हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आए। एक होती है लबीटालोल, आपने याद रखनी है। दूसरी और इसके अंदर क्या हो सकती है? इस पेशेंट के अंदर क्लेविडिपिन होती है जो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। तीसरी किसी को पता है कौन सी होती है? हम्म, तीसरी किसी को पता हो? हाइड्रेलाजीन देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तीनों ड्रग इसके अंदर हम इमरजेंसी वाले पेशेंट के अंदर दे रहे होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन सारी समझ में आ गई, क्या क्या इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, उसने वही लिखा है रेनल डिजीज भी वही है, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस मैंने आपको बता दी। इसमें एक पॉइंट उसने सिर्फ ऐड किया है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर बाइलेटरल किसी को पता है कि जो ये बाइलेटरल, अगर किसी को बाइलेटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है उस पेशेंट के अंदर हम क्यों नहीं देख सकते? एसी इनहिबिटर्स क्यों नहीं देंगे? वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है। आपने बताना है बच्चों, ये क्रिएटिनिन के लेवल को इतना ज्यादा कर देगी ना, जब आपने रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है एक पेशेंट के अंदर, बाइलेटरल है, तो आपने एसी इनहिबिटर्स दे दी, ये क्रिएटिनिन के लेवल को इतना ज्यादा कर देगी, ये किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसीलिए आपने क्या कहना है कि बाइलेटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस पेशेंट के अंदर एसी इनहिबिटर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसीलिए कहते हैं कि जब भी पेशेंट आए आपके पास इमरजेंसी में, तो उसको आपने क्या करना है? एसी इनहिबिटर्स नहीं दे देनी। अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे उसके अंदर बाइलेटरल हुई, तो उसकी कंडीशन ज्यादा वर्स हो जाएगी, उसका किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करना, पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है किडनी का, उसके बाद आपने ड्रग्स देनी है, ठीक है। एक जो अच्छा डॉक्टर होता है वो पहले कंप्लीट रूल आउट करता है इन्वेस्टिगेशन को, फिर उसके बाद जाके प्रेफर करता है। ये सारी चीजें याद रखनी है। ओसीपीज यूज करने की वजह से भी हो सकता है। अब ओसीपीज क्या करती हैं? आपके लिपिड्स के लेवल को इंक्रीज कर रही होती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो पेशेंट, जो फीमेल ओसीपीज यूज करती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके अंदर लिपिड का लेवल इंक्रीज करता है, वो ये एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएगा, हाइपरटेंशन भी वो करवा सकता है। फियोक्रोमोसाइटोमा वाला कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। यूरिनरी मेटानेफ्रिन क्या करना है? सर्जिकल रिमूवल कर दे, सारी वही बात। बस इसमें आपने इतना याद रखना है, पहले अल्फा ब्लॉकर देने हैं, उसके बाद बीटा ब्लॉकर देने हैं। क्यों? अगर आप बीटा ब्लॉकर दे देंगे, अल्फा वाला काम तो अपना बिल्कुल ठीक कर रहा है ना, प्री लोड तो ठीक आ रहा है ना ब्लड अप हार्ट की तरफ, इसलिए पहले अल्फा ब्लॉकर करना है, वेसल को ब्लॉक करना है, फिर हार्ट को ब्लॉक करना है हमने बीटा ब्लॉकर दे के। कौन सिंड्रोम वाली सारी बात पढ़ा दी, कोई इसमें नई बात नहीं है। रेनन का लेवल डिक्रीज होगा, एल्डोस्टेरोन का, वो सारी वही बातें हैं। ट्यूमर की वजह से होता है, सर्जिकली रिमूव करते हैं ट्यूमर को। कुशिंग सिंड्रोम वाली बात मैंने आपको बता दी, अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके हाइपरटेंशन करवाता है। कोआक्टेशन वाली उसने क्या, सी पीडियाट्रिक चैप्टर, ये भी मैंने आपको बता दी, इसको भी देख लीजिएगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी करवा सकते हैं। क्यों? अब ये एसोसिएट करता है मेन टू इसके साथ, टाइप जीन्स के साथ ना। अब मेन टू टाइप जीन के अंदर साथ क्या हो रहा था? फियोक्रोमोसाइटोमा हो रहा है। ये उसके साथ एसोसिएट करके आपके क्या करता है? एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को रिलीज करता है, और क्या करता है साथ में? हाइपरटेंशन करवा रहा होता है, बस। उसने कहा ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट
आवाज आ रही है अब? कह रहा आवाज आ रही, वो वाला बंद हो गया नेट। एक मिनट हफ्सा, एक मिनट। अच्छा जी, आ रही है। तो सारी चीजें उसने यही लिखी हुई है कि किस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एसी इनहिबिटर्स, वो आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करवा देती है, बायलेटरल आर्टरी स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपका क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज कर देगी। तो क्रिएटिनिन आपकी किडनी के लिए टॉक्सिक होता है, अगर उसका लेवल इंक्रीज कर दे वो किडनी डैमेज कर सकता है आपकी। ये याद रखना है। और उसने कहा कि आपका जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है वो भी करवा सकता है आपकी, क्या हाइपरटेंशन करवा सकता है। कैसे? कैल्शियम जाके वेसल्स में डिपॉजिट होता है, जब कैल्शियम वेसल में डिपॉजिट होगा उसके अंदर कैल्सिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा होगी। जितनी कैल्सिफिकेशन होगी उतनी उस पेशेंट के अंदर क्या होगी, हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? 2 मिनट यार, वो ना नेट चला गया था। जैन मुझे होस्ट बनाना। जैन होस्ट बनाना। ये इसने हेपेटाइटिस क्राइसिस के अंदर वही बात मेंशन की, अगर कोई ना कोई फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो गई है ऑर्गन की, पेशेंट विद द एंड ऑर्गन डैमेज रिलीव बाय द एक्यूट किडनी इंजरी, सीवियर चेस्ट पेन हो सकती है, इसको आयोटिक डायसेक्शन भी हो सकता है, स्ट्रोक, हेडेक हो सकता है। आपको पता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया है, तो प्रेशर के साथ ब्लड जाकर वेसल्स को भी डैमेज कर सकता है। सारी वही चीजें, इसमें कोई उसने नई बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नहीं नहीं, पता क्या, आज यहाँ पे ना छोटा सा इवेंट है, मेरी बर्थडे आज, तो उसकी इसलिए मैंने जरा स्पीड से पढ़ाया आपको। क्योंकि कल छुट्टी थी, मैंने आज छुट्टी नहीं दी, नहीं तो आपने कहना था कि 2 छुट्टियां इकट्ठी दे दी हैं। तो इसलिए स्पीड से पढ़ाया, मेरी बर्थडे है तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट कंप्लीट रहेगा ड्रग्स की डिटेल में, इसकी प्राइमरी के अंदर जितनी चीजें पढ़ाई हैं, आप एक दफा इसको जरूर देख के आइएगा। ठीक है? ओके भाई, ओके। कल कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसको। एक दफा सारा रिवाइज भी कर दूंगा। ओके जी। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।